रात का समय, ठंडी हवा के झोंके और आसमान से बरसती मूसलाधार बारिश। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। एक गांव के संकरे रास्तों पर पानी ही पानी था, मानो पूरा गांव किसी नदी में बदल चुका हो। लखन, एक गरीब लेकिन मेहनती किसान, सिर पर बोरी डालकर बारिश से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े भीग चुके थे और ठंड के मारे उसके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। वह कांपते हुए एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक तो इतनी ठंड और ऊपर से ये तेज बारिश, मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। लखन की चिंता सिर्फ अपनी नहीं थी, बल्कि उसे अपनी पत्नी सरला की भी फिक्र थी। वह सोचने लगा कि इतनी तेज बारिश में उसकी पत्नी अकेले घर में होगी, डर रही होगी। बेचारी सरला अकेली परेशान हो रही होगी। अगर घर में पानी भर गया तो, अगर छत टपकने लगी तो मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। लखन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। गांव की कई छोटी छोटी झोपड़ियां पानी में ढह चुकी थीं और बहती जा रही थीं। उसे देखकर अपने घर की चिंता और बढ़ गई। नहीं, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं। ये रुके या न रुके, मुझे चलना ही होगा। लखन ने अपनी बोरी को वहीं फेंक दिया और तेज बारिश में घर की ओर बढ़ने लगा। ठंड की तेज लहरें उसके शरीर को कांपने पर मजबूर कर रही थीं, लेकिन उसके अंदर अपनी पत्नी तक पहुंचने की बेचैनी उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। गांव के रास्ते पानी में डूब चुके थे। जहां तक नजर जाती थी वहां सिर्फ पानी ही पानी था। लखन किसी तरह पानी में घुटनों तक डूबते डूबते आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे कई टूटी हुई झोपड़ियां दिखीं। कुछ घरों से लोगों के रोने की आवाजें आ रही थी, लेकिन उसे किसी भी हाल में घर पहुंचना था। आखिरकार जैसे तैसे करके लखन अपने घर के करीब पहुंच जाता है, लेकिन जो वह देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर की मिट्टी की दीवारें बारिश के कारण गीली होकर ढहने लगी थीं। छप्पर का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर चुका था और घर के अंदर घुटनों तक पानी भर चुका था। सरला, ओह सरला, कहाँ हो तुम? लखन का दिल तेजी से धड़कने लगा। घोर अंधेरे और तेज बारिश के कारण उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वह हड़बड़ाते हुए अंदर घुसा। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। मिट्टी के चूल्हे तक पानी भर चुका था। अनाज की बोरियां भीग चुकी थीं और घर के कोने में रखा लकड़ी का सामान तैर रहा था, मगर सरला कहीं नजर नहीं आ रही थी। हे भगवान, सरला कहीं पानी के साथ बह तो नहीं गई? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे पीछे से धीमी सी आवाज सुनाई देती है। लखन, मैं यहाँ हूँ। लखन तेजी से मुड़ा। घर के एक कोने में मिट्टी के ऊंचे हिस्से पर सरला बैठी हुई थी। वह कांप रही थी। उसकी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी और चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। लखन भागकर सरला के पास जाता है, उसे सहारा देकर उठाता है। सरला, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ लखन, लेकिन हमारा घर सब कुछ बर्बाद हो गया। घबराओ मत सरला, घर फिर बन जाएगा, सामान फिर आ जाएगा। लेकिन तुम सही सलामत हो, यही सबसे बड़ी बात है। वह दोनों घर से बाहर निकलने लगा, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और घर कभी भी पूरी तरह गिर सकता था। दोनों किसी तरह पानी में चलते हुए गांव के चौपाल की ओर बढ़ने लगे, जहां कुछ और गांव वाले पहले से ही शरण लिए हुए थे। गांव के कई लोग वहां जमा थे। कुछ रो रहे थे, कुछ चुपचाप अपनी बर्बादी पर अफसोस कर रहे थे। लखन और सरला भी एक कोने में बैठ गए। लखन ने सरला को अपनी चादर उड़ा दी। ठंड और बारिश की मार से दोनों बेहाल थे, लेकिन एक दूसरे का साथ पाकर सुकून महसूस कर रहे थे। उसी समय गांव के सरपंच वहां पहुंचे और ऐलान किया कि सरकार से मदद मांगी गई है। बारिश थमते ही गांव की मरम्मत शुरू होगी और सबको रहने के लिए अस्थायी घर दिए जाएंगे। लखन और सरला ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके चेहरे पर उम्मीद की किरण थी। बारिश ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था, लेकिन वे जानते थे कि साथ रहेंगे तो हर मुश्किल को पार कर लेंगे। बारिश अब धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन गांव में तबाही के निशान चारों ओर फैले हुए थे। लखन और सरला
अभी भी चौपाल में बैठे थे, जहां बाकी गांव वाले भी सहमे हुए थे। कुछ लोग अपने उजड़े हुए घरों की चिंता में डूबे थे, तो कुछ अपनों को ढूंढने निकले थे। लखन की आंखों में चिंता झलक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत भी थी। उसने सरला से कहा, सरला, हमें अब अपने लिए कुछ करना होगा। जब तक मदद नहीं आती, हमें खुद ही हालात का सामना करना होगा। सरला ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन दोनों के मन में एक सवाल था, आखिर वे अब जाएंगे कहां? तभी गांव के सरपंच आया और कहा, हमने सरकार से मदद मांगी है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है। जब तक सहायता नहीं आती, जिनके घर सुरक्षित हैं, वे बाकी गांव वालों को शरण दें। बाकी लोगों के लिए हम गांव के स्कूल में रहने की व्यवस्था करेंगे। लखन और सरला ने राहत की सांस ली। कम से कम अब उनके सिर पर छत होगी। वे स्कूल की ओर बढ़ने लगे, जहां पहले ही कई लोग पहुंच चुके थे। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो गांव का मंजर और भी दर्दनाक लग रहा था। टूटी हुई झोपड़ियां, पानी में बह चुके खेत, उजड़े हुए घर, ये सब देखकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन लखन ने हिम्मत नहीं हारी। हमारा घर उजड़ गया, लेकिन हम मेहनत से इसे फिर से बना सकते हैं। हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हाँ लखन, अगर हम दोनों साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। गांव के अन्य लोग भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संवारने में जुट गए। कुछ लोग बचे हुए सामान को इकट्ठा कर रहे थे, तो कुछ मलबा हटाने में लगे थे। लखन ने भी गांव वालों के साथ मिलकर सफाई और पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद सरकारी मदद भी आ गई। गांव वालों को राशन, तिरपाल और अस्थायी घरों के लिए सामान दिया गया। लखन और सरला को भी रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई। ये ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके लिए किसी महल से कम नहीं थी। एक दिन जब लखन खेतों के पास गया, तो उसने देखा कि बाढ़ के कारण उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। यह देखकर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। लेकिन तभी सरला वहां आई और बोली, लखन, हम फिर से मेहनत करेंगे। हमारी फसल फिर से लहलहाएगी। जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं, तब तक हमें कोई नहीं रोक सकता। तू सही कह रही है सरला, हम हार नहीं मानेंगे। लखन ने अपने गांव वालों के साथ मिलकर खेतों को फिर से तैयार करने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद जब सरकार ने बीज और खेती के औजार दिए, तो पूरे गांव में फिर से काम शुरू हो गया। हर कोई मेहनत करने में जुट गया था। महीनों की मेहनत के बाद लखन और गांव के बाकी किसानों की फसल फिर से लहलहाने लगी। टूटे हुए घरों की जगह नए घर बनने लगे। अब गांव में फिर से खुशियां लौट रही थीं। एक दिन जब लखन अपने खेत में काम कर रहा था, तो सरला वहां आई और बोली, देखो लखन, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमारा गांव फिर से बस गया है। हाँ सरला, हमने साबित कर दिया कि कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से डटा रहे, तो कितनी भी ठंड में बारिश आए, वह फिर से उठ खड़ा हो सकता है उनके जीवन में। ठंड में बारिश की रात नहीं, बल्कि उजाले की एक नई सुबह थी। मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत, हिम्मत और धैर्य बनाए रखे, तो वह किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें हराकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड थी। पुराना साल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल था। हर घर में लाइटें टिमटिमा रही थीं और बच्चे नए कपड़े पहनकर गलियों में खेल रहे थे। पटाखों की आवाज और संगीत दूर दूर तक सुनाई दे रहा था। लोग नए साल की तैयारियों में इतने मग्न थे कि शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि उनके शहर के किसी कोने में, किसी झोपड़ी में ऐसा भी कोई है जो इस ठंड में भी अपनी गरीबी के साथ संघर्ष कर रहा है। रमेश का छोटा सा झोपड़ा शहर के बाहरी इलाके में था। वहां न तो कोई सजावट थी और न ही रोशनी। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। रमेश, जो एक मेहनती मजदूर था, रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर सके। उसकी पत्नी सीमा, जो एक सरकारी स्कूल में सफाई का काम करती थी, अपनी कमाई से घर चलाने में रमेश का साथ देती। उन दोनों की सबसे बड़ी खुशी और उम्मीद उनका 8 साल का बेटा रोहित था। रोहित पढ़ाई में बेहद होशियार था।
स्कूल में हर कोई उसकी तारीफ करता। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर इंजीनियर बने और अपने माता पिता की गरीबी को खत्म करे। लेकिन गरीबी की बेड़ियां उसकी पढ़ाई में कई बार बाधा बन जाती थी। इस साल रोहित ने अपने माता पिता से एक नई ख्वाहिश जाहिर की थी। उसने कहा था, पापा, मेरा बैग बहुत पुराना और फटा हुआ है। स्कूल में सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। इस नए साल पर आप मुझे एक नया बैग ला देंगे प्लीज? रमेश और सीमा ने अपने बेटे की बात सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। रमेश ने सीमा से धीरे से कहा, हमारे पास तो राशन के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं कैसे उसका बैग खरीद पाऊंगा? बच्चे की खुशी के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। एक बैग से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। शायद यह बैग ही उसे आगे बढ़ने का हौसला देगा। रमेश ने अपने बेटे से वादा किया कि वो नए साल पर उसे बैग जरूर लाकर देगा। रोहित उस वादे को सुनकर बहुत खुश था। 31 दिसंबर की रात थी। ठंड अपने चरम पर थी। मोहल्ले में हर घर में जश्न का माहौल था। लेकिन रमेश ने अपनी पुरानी रजाई को ओढ़ा और अपने रिक्शे के साथ सड़कों पर निकल पड़ा। उसने खुद से कहा, आज चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं रोहित का सपना पूरा करके ही घर जाऊंगा। सड़कें ठंडी और सुनसान थी। सवारी मुश्किल से मिल रही थी। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वो हर गली, हर नुक्कड़ पर सवारी के इंतजार में खड़ा रहा। रात भर की मेहनत के बाद उसने मुश्किल से 300 रुपए कमाए। रात के आखिरी पहर में थकान और ठंड से कांपते हुए उसने सोचा, इतने कम पैसों में बैग कैसे खरीदूंगा? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। रोहित के चेहरे की मुस्कान के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। रमेश ने अपनी रिक्शा सड़क के किनारे लगाई और शहर के फुटपाथ बाजार की ओर चल दिया। बाजार लगभग बंद हो चुका था, लेकिन कुछ दुकानें अभी भी खुली थीं। एक दुकान पर पुरानी चीजें बिक रही थी। रमेश ने वहां जाकर पूछा, भाई साहब, क्या आपके पास कोई सस्ता बैग है? दुकानदार ने उसे एक बैग दिखाया जो देखने में पुराना था लेकिन साफ सुथरा था। ये बैग 150 रुपए का है। दुकानदार ने कहा। रमेश की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत बैग खरीदा। बची हुई रकम से उसने एक छोटी सी चॉकलेट खरीदी। वह जानता था कि रोहित के लिए ये चॉकलेट किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगी। सुबह का समय था। झोपड़ी के अंदर ठंड का असर अभी भी महसूस हो रहा था। सूरज की पहली किरण जैसे ही झोपड़ी के अंदर आई, रमेश ने बैग और चॉकलेट को संभालकर रोहित के सिरहाने रखा। रोहित ने जब बैग देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बैग को हाथ में उठाया, उसकी महक ली और तुरंत अपने पिता को गले लगा लिया। पापा, ये मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा है। मैं इस बैग को हमेशा संभाल कर रखूंगा। सीमा ने रोहित को प्यार से देखा और रमेश की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने हमारा नया साल सच में खुशहाल बना दिया। इस छोटे से पल ने रमेश और सीमा को ये एहसास दिलाया कि खुशियाँ पैसे से नहीं बल्कि प्यार और त्याग से आती है। रोहित ने अपने नए बैग के साथ स्कूल जाना शुरू किया। वह और भी मेहनत करने लगा। हर दिन वह अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए थोड़ा और करीब पहुंचने की कोशिश करता। रमेश ने उस दिन ठान लिया कि वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए हर कुर्बानी देगा। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि एक दिन रोहित उनकी गरीबी की जंजीरें तोड़ देगा। कुछ वर्षों बाद रोहित ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में दाखिला दिलवाया। कॉलेज की फीस और पढ़ाई का खर्च उठाना रमेश और सीमा के लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर संभव प्रयास किया। रमेश ने दिन रात रिक्शा चलाया और सीमा ने भी अपने काम के घंटों में बढ़ोतरी कर दी। रोहित ने भी ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया ताकि अपने माता पिता का बोझ हल्का कर सके। उनकी ये मेहनत और त्याग आखिरकार रंग लाई। 4 साल बाद रोहित ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। वह अपने पहले वेतन से घर लौटा
और अपने माता पिता के लिए नए कपड़े और रमेश के लिए एक नया रिक्शा लेकर आया। रोहित ने एक दिन अपने माता पिता से कहा, आपकी मेहनत और प्यार ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब मेरी बारी है। मैं आपको एक बड़ा घर बनवा कर दूंगा और आपकी सारी मुश्किलें खत्म कर दूंगा। कुछ और साल बाद रोहित ने अपने वादे के मुताबिक शहर में एक सुंदर घर बनवाया। रमेश और सीमा अब उस घर में रहते थे जहां रोशनी, खुशियां और सुकून था। रोहित की मेहनत ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कहानी का अंत और नैतिक शिक्षा। रमेश और सीमा ने यह महसूस किया कि उनके त्याग और अपने बेटे की शिक्षा के प्रति किए गए समर्पण ने उनके पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। मोरल: गरीबी चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, मेहनत, लगन और प्यार से भरे सपने उसे हमेशा हराने की ताकत रखते हैं। जीवन की सबसे बड़ी दौलत पैसे नहीं, बल्कि परिवार का साथ। मधुपुर नाम का एक गांव में रामू अपना पत्नी रीमा और अपने 2 बच्चे गीता और राजू के साथ रहा करते थे। रामू अपना गुजर बसर करने के लिए एक छोटी सी खेत में खेती किया करता था। हर रोज रामू सुबह उठकर खेत काम करने जाता था और शाम होने के बाद अपना घर वापस आता था। ऐसे ही एक दिन, रीमा, कल रात की सूखी रोटी दे दो, मैं खाना खाकर खेत जाऊंगा। जी मैं अभी आई। ऐसे बोलकर रीमा रामू को खाना दे देती है। रामू खाना खाकर कपकपाती ठंड में अपनी खेत की तरफ निकल जाता है। आज कितनी ज्यादा ठंड है, लग रहा है मेरा शरीर को जमा ही देगा। ऐसे बातें करते करते रामू अपना खेत पहुंच जाता है और खेत की जुताई करने में लग जाता है। रामू सुबह से शाम तक मेहनत करता है। ऐसे ही कुछ दिनों के मेहनत के बाद रामू के खेत में फसल लहराने लग जाता है। मेरा फसल बहुत अच्छा हुआ है, मैं इन्हें बेचकर सेठ करमचंद का कर्ज चुका दूंगा, नहीं तो सेठ करमचंद मेरा घर को कब्जा कर लेगा। नहीं। ऐसे सोचकर रामू अपना घर की तरफ निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात जब रामू का परिवार खाना खाकर सो चुका था, तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं। फिर जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाता है। बिजली कड़कने की आवाज से रामू का नींद टूट जाता है। हे भगवान, इतनी ठंड कम पड़ गई थी कि अब बारिश भी होने लगी। अब इस बारिश के कारण तो मेरा सारा फसल तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बातें करके रामू बारिश रुकने का इंतजार करने लगा, लेकिन बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे 5 दिनों बाद बारिश रुकती है। बारिश रुकते ही रामू अपने खेत को देखने जाता है। रामू खेत में जाकर देखता है कि उसके सारा फसल बारिश के पानी में बर्बाद हो गया था, जिसे देखकर रामू बहुत उदास हो जाता है और अपना मुंह लटकाकर अपना घर की तरफ निकल जाता है। क्या हुआ जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? तब रामू सारी बात रीमा को बता देता है। रीमा, तुमको मैं क्या ही बताऊं, खेत का सारा फसल बर्बाद हो गया है और आज सेठ करमचंद अपना पैसा लेने आएंगे। ऐसे रामू और रीमा बातें कर ही रहे थे कि तभी एक आवाज आता है। आवाज सुनकर रामू घर से बाहर आता है। रामू, चल पैसे निकाल। मालिक, हम पर रहम कीजिए मालिक, इस बार बारिश के कारण मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया। रामू सेठ करमचंद के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन करमचंद बहुत ही निर्दयी था। उसे रामू पर थोड़ी भी दया नहीं आई। मजबूर होकर रामू को अपना सारा सामान लेकर अपने ही घर से निकलना पड़ा। इसके बाद रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे रहने लगा। ठंड बहुत ज्यादा थी, जिस कारण उसके दोनों बच्चे गीता और राजू को बुखार हो गया। ओ जी, आप जंगल जाकर कुछ लकड़ियां लेकर आइए। आग जलाने पर इस ठंड से राहत मिलेगी। ठीक है रीमा, मैं लकड़ियां लेने जा रहा हूँ, लेकिन तुम बच्चों का ध्यान रखना। ऐसा कहकर रामू लकड़ियां लेने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ लकड़ियां मिल जाती हैं। जब रामू उन लकड़ियों को उठाने जाता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। रामू जब उस आवाज की तरफ जाता है तो उसे एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। साधु बाबा को बहुत ही ज्यादा बुखार था। ये देखकर रामू वहीं पर उन लकड़ियों से आग जलाता है,
जिससे साधु बाबा स्वस्थ हो जाते हैं। बेटा तुम बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है? तब रामू सारी बात बता देता है। बेटा तुम बहुत ही नेक और दयालु आदमी हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। यह लो और इसे अपने खेत में बो देना। ऐसा कहकर साधु बाबा रामू को एक अजीब बीज देते हैं। साधु बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा को धन्यवाद देकर रामू अपने खेत में जाता है और उस बीज को वहां बो देता है। बीज को बोते ही रहस्यमय तरीके से एक पेड़ घर उग जाता है। इसके बाद रामू अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को भी उस घर में ले आता है। घर में जाते ही दोनों बच्चों का बुखार ठीक हो जाता है। इसके बाद रामू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगता है।